नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी इतने समय बाद भी आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत आती है, उनके लिए है। जिनको 68वीं देना है कृपया करके वीडियो ना देखें, अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाएं। 12 मई से एग्ज़ाम है तो उसी पर फोकस कीजिए, मत देखिए ये वीडियो, आपके काम की नहीं है। जिनको 69 देखना है ज़रूर देना है, जो उनको 69 वो ज़रूर देखना, इस वीडियो को बहुत काम आने वाला है। आज आपके क्या क्या हम लोग बात करेंगे उस चीज़ पर हम लोग बात करते हैं। आंसर राइटिंग मैं आपको बताऊंगा, सिखाने की पूरी भरपूर कोशिश करूंगा दूर बैठे बैठे, और नहीं सीखेंगे तो मैं बस बार बार बोलूँगा ही, आपको पुश फैक्टर हो सकता है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं काम हो सकता है। बाकी आपको मेहनत करना पड़ेगा। मोटिवेशनल लेक्चर तो मैं लाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेट करना आता ही नहीं है। ओके, तो उसी पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। उससे पहले मैं प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ जो आपके काम का है। GS2 का लेक्चर देख सकते हैं आप लोग, भरपूर मात्रा में है, पेट भर के देखिए, जितना देखना हो देखिए। गाइडेंस रिलेटेड जो गाइडेंस प्रेमी होते हैं उनके लिए बहुत सारा है, और इसमें बुक से लेकर स्ट्रैटेजी तक के बहुत सारे वीडियो हैं। बेसिक से एक टॉपिक तक को लेकर मैंने समझाया है। जैसे GS2 का टॉपिक में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी कैसे तैयार करें, पॉलिटी कैसे तैयार करें, स्पेक्ट्रम में कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, लक्ष्मीकांत के कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, सब कुछ डिटेल में मैंने बता रखा है। IR का भी लेक्चर आप देखिएगा, 14 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। BPSC निबंध के भी लेक्चर अपलोड होते हैं रेगुलर, और GS1 हिस्ट्री का भी है, और मेंस आंसर राइटिंग करके एक होगा आपका प्लेलिस्ट, उसको भी जाके देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा। हम लोग एक मॉडल आंसर को भी देखेंगे, उस मॉडल आंसर का पोस्टमार्टम करेंगे, उसकी खामी निकालने की कोशिश करेंगे। काम ही अपना खामी निकालना। और एक 67वीं BPSC में बहुत ही शानदार सवाल दिया गया था 67th के मेंस एग्जामिनेशन में, उसको मैं दूंगा आपको लिखने के लिए। उसको आप लिखेंगे और लिख कर मुझे भेजेंगे, फिर मैं उसको चेक करने की पूरी कोशिश करूंगा, समय मिलते ही चेक कर दूंगा। कुछ बच्चों की ये नाराज़गी रहती है कि भाई मैं मैसेज करता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पर, आप रिप्लाई नहीं देते हैं तुरंत। हर घंटे किसी न किसी के मैसेज और कॉपी आते रहते हैं। ऐसे अगर मैं हर घंटे उनको रिप्लाई देता रहूँगा तो पूरा दिन मेरा रिप्लाई देने में ही चला जाएगा, तो मैं कब पढ़ूँगा, कब पढ़ाऊँगा आपको, कब मैं कुछ और काम करूँगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, थोड़ा सा रियलिटी से। ज़्यादा इसमें इमोशनल होने का कुछ होता नहीं है कि नहीं मेरा आंसर ख़राब था इसलिए चेक नहीं किया वगैरह वगैरह। और मैं एक आपको सवाल दिखाऊंगा जो बिल्कुल बेसिक से सवाल होगा, जो स्टूडेंट्स ने ही ग्रुप में भेजा है, उन्होंने लिखने की प्रयास किया है, कोशिश की है उन्होंने, और मैं आपको कोशिश ही करवाना चाहता हूं। पहली बार में आप कोशिश ही करेंगे वही काफ़ी होगा। अगर कोशिश भी नहीं कर रहे हैं आप तो वो थोड़ा सा ज़्यादती हो जाती है, आपका अपने साथ हो जाता है, मेरे साथ नहीं। मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मैं आपको बोलूँगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो लिखो। नहीं आप लिखेंगे तो आप ही का जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। देखो गुरु, आंसर राइटिंग में GS1 का लिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ। GS1 में हिस्ट्री में आई थिंक नहीं समस्या आ रही है। हिस्ट्री में समस्या आती है तो इसका एक ही कारण हो सकता है, हिस्ट्री एक टॉपिक लेकर चलेंगे। पहले हिस्ट्री GS1 का, फिर करंट अफेयर GS1 का, फिर GS2 के टॉपिक को लेकर चलेंगे। हिस्ट्री में अगर दिक्कत आती है तो उसका एक ही मात्र वजह होता है कंटेंट, कि भाई पढ़ा ही नहीं है चंपारण सत्याग्रह तो उसमें क्या लिखेंगे, ये समस्या आती है। और अगर पढ़ लिया है तो उसमें लिख सकते हैं आसानी से। जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में शुरू हुआ था। नील किसानों के लिए गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर उसके कारण लिख सकते हैं, फिर उसका परिणाम लिख सकते हैं, और चंपारण आंदोलन का भविष्य के आंदोलन पर या भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा वो लिख सकते हैं। उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आती है। GS1 के पेपर में जो दिक्कत आती है, एक तो करंट के इस सवालों में दिक्कत आती है, दूसरा IR में, IR भी तो करंट का ही भाग है, इसमें दिक्कत आती है। तो IR के लिए मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आपको पूछा जाए कि जैसे भारत और जापान का रिलेशन के बारे में पूछा गया है, तो आप हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे। जैसे आपको अगर पता हो तो हाल ही में क्या लिखेंगे, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की, जापान के प्रधानमंत्री जी ने भारत की यात्रा की, यहीं से शुरू करेंगे आप लिखना, जिससे क्वेश्चन पूछने वाले को ये पता चल जाए
कि मैंने जिस लिए क्वेश्चन पूछा था वो इस बच्चे को पता है। आईआर के सवाल की शुरुआत यहीं से की जाती है। करंट का भी कोई भी सवाल आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपसे मैंने बोला कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, जो भी बॉर्डर वाले, उत्तरी बॉर्डर वाले हमारे ज़िले, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में चलाया जा रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। किस मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है? तो ये गृह मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है। अमित शाह जी गए थे अरुणाचल प्रदेश में, किबिथू गांव है शायद, वहाँ पर उन्होंने पहली बार इसका उद्घाटन किया। तो इसमें क्या है? इसमें मुख्य रूप से क्या है कि गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के में निवेश बढ़ाना, गांव का सब कुछ डेवलपमेंट करना, विकास करना, जिससे जो बॉर्डर के हमारे गांव हैं वो खाली ना हो। बॉर्डर के जैसे गांव जब खाली होते हैं तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर हो जाता है, क्योंकि सेना के लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है बॉर्डर के गांव वालों से, और बॉर्डर के गांव हरे भरे रहते हैं तो उस एरिया में घुसपैठ की संभावना थोड़ी सी कम बन जाती है। बाकी चीन का एग्रेशन नीति जो है उसके कारण बॉर्डर एरिया में घुसकर अपना गाँव बना लेते हैं, हमारे गाँव खाली होते हैं तो इस कारण से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया। अब आपसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित अगर सवाल पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। मेरा कोई भी वीडियो फालतू का फोकट का नहीं होता है। वीडियो समाप्त होगा तो कुछ न कुछ आप सीख के जाएंगे यहाँ से। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से जैसे पूछा गया तो आप कैसे शुरू करेंगे कि हाल ही में गृह मंत्री जी ने अरुणाचल में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की, यहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद लिखेंगे इसको शुरू करने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण कि चीन का मुकाबला करना, चीन का दूसरा कारण सीमावर्ती गांवों का डेवलपमेंट करना, तीसरा कारण पहली रक्षा के पंक्ति गांव होते हैं जो सीमा पर होते हैं, पहली रक्षा की पंक्ति उनको मजबूत करना, चौथा कारण क्या हो सकता है? विलेज से पलायन को रोकना, पांचवा कारण हो सकता है विलेज में निवेश को बढ़ाना, छठा और कुछ हो सकता है, सातवां और कुछ हो सकता है। ये तो लिख देंगे आप जब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लिख। उसके बाद क्या लिखेंगे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लिख देंगे। उसके बाद अगर पूछा जाता है इसकी आलोचना कीजिए तो इसका निगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं आप, निगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं आलोचना में। और उसके बाद आप निष्कर्षतः क्या बोलेंगे? निष्कर्षतः सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, जो बॉर्डर एरिया में जो लोग हैं, जो बॉर्डर एरिया में गांव हैं, उनको सीधे सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा सरकार का ये कदम, और वहाँ पर आंसर समाप्त हो जाएगा। राम कहानी पता चली करंट का, एक देसी करंट एक विदेशी करंट, दोनों मैंने बता दिया। विदेशी करंट मतलब आईआर का मैंने बता दिया, भारत जापान का भी एग्जाम्पल लेके बता दिया, और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया। 1 मिनट यार, 68वीं जो लोग देने जा रहे हैं इन सब टॉपिक को देख लीजिएगा, मैंने आज ग्रुप में भी डाला था, वीडियो पॉज करके आप देख लेंगे तो ये सब मिल जाएगा आपको टॉपिक। 68वीं जो लोग देने जा रहे हैं वो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो पाकिस्तान से संबंधित जो हमारे जल विवाद हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा, उससे भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए इसी सवाल को लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल संधि है, सिंधु जल संधि है, जो जल संधि है, इसकी विवेचना कीजिए, इसके बारे में बताइए, या इसका क्या किया गया था, कौन सी संधि है, किस लिए दोनों देशों ने संधि किया था, इसका क्या भविष्य देखते हैं, क्या भारत को इससे हट जाना चाहिए। इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि सबसे पहले जल संधि पता होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल संधि समझौता, सिंधु जल समझौता, इसमें 3 लोग शामिल हैं। एक है अपना भारत, एक अपना अद्वितीय पड़ोसी पाकिस्तान, एक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने हम दोनों को बोला कि झगड़ो मत, आ जाओ बैठो, सिंधु जल नदी का बंटवारा करते हैं। अब सिंधु जल नदी में गंगा का जल का बंटवारा करना है तो गंगा के सहायक नदियों को भी तो जोड़ोगे। गंगा जी में अपना ही पानी थोड़ी ना है, यमुना का भी पानी है उसमें, तो सोन नदी का भी पानी है। तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करो, ऊपर से सारी नदियों का क्रम लगाओ, सिंधु, झेलम, चिनाब, पाकिस्तान को बोला ये तुम ले लो, रावी, सतलज, ब्यास, भारत को बोला कि ये तुम ले लो। यहाँ वर्ल्ड बैंक बैठा हुआ है, हो गया समझौता, जल संधि। यही तो है, यही तो सिंधु जल समझौता है।
अब इससे भारत को हट जाना चाहिए या पाकिस्तान को रहना चाहिए, पाकिस्तान का क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। ये मैं नहीं बताऊंगा। अगर ये भी मैं नहीं बताना शुरू कर दिया तो आपका माथा जो है वो चलना बंद हो जाएगा। उसको थोड़ा सा जवाब डालिए, पढ़िए लिखिए, थोड़ा सा सोचिए कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों भारत को हट जाना चाहिए, कैसे नुकसानदेह हमारे लिए। मैं यहाँ पर सोचकर आपको समझा दूंगा। एग्जामिनेशन में हॉल में आपको सोचने के लिए, फिर फैन जो घूमता रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, मेंस एग्जामिनेशन, उसकी तरफ देखना पड़ेगा और उससे सिर्फ हवा निकलती है, उससे ज्ञान नहीं निकलती है। इसलिए खुद से सोचकर लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने GS2 के कुछ सवालों पर। उसके बाद से GS2 के बारे में हम लोग एक मॉडल आंसर की भी बात करेंगे। जैसे GS2 का पहला सेक्शन है पॉलिटी। सबसे आसान होता है पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब का आंसर राइटिंग करना। करंट वगैरह का थोड़ा सा टफ भी होता है क्योंकि उसका सिलेबस इतना वास्ट है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछेगा। लेकिन पॉलिटी का तो सिलेबस पता है, हिस्ट्री का तो सिलेबस पता है, तो ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इन पर बिल्कुल कब्जा जमा कर रखना चाहिए कि पॉलिटी में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, मैं तो सबसे अच्छा आंसर राइटिंग लिखूँगा या लिखूँगी। हिस्ट्री में से कहीं से भी कुछ पूछ ले, मेरा आंसर राइटिंग सबसे अच्छा होगा या होगी। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ये स्टैटिक जो सब्जेक्ट हैं उनमें बड़ा ही मार्क्स अच्छे आते हैं अगर ढंग से उसको पढ़ा जाए, क्योंकि फिक्स होते हैं टॉपिक, मतलब सिलेबस फिक्स है। अब करंट है, IR में कहाँ से क्या पूछेगा किसी को नहीं पता है। समझ पा रहे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही सही तरीका होता है। पॉलिटी के जैसे सवाल पूछा जाएगा आपसे, तो पॉलिटी का जब भी सवाल पूछा जाए तो उस सवाल के आंसर में आर्टिकल होना चाहिए, किसी समिति ने कोई सुझाव दिया है तो वो होना चाहिए, और उसके क्या क्या प्रावधान है वो होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा गया कि मूल अधिकार, जैसे ये बहुत ही कॉमन सवाल है। एक क्वेश्चन लेते हैं कि जो मूल अधिकार है मात्र एक घोषणा मात्र है, एक घोषणा मात्र है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। अब इसको आपको बोला लिखने के लिए, तो इस सवाल की मूल भावना को पकड़िए जरा एक बार, कीवर्ड्स को पकड़ने के बाद कि मूल अधिकार मात्र एक घोषणा मात्र है। क्या बोलते हैं, एक घोषणा मात्र है, यही बोलता है, या मात्र एक घोषणा है, यही बोलता है। आपको लगता है ऐसा होता? जिस फंडामेंटल राइट को ना लेकर पूरे 70 साल से 75 साल से हम भारतीय लोग नाच रहे हैं कि भाई लोकतंत्र, अपने देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है गुरु? अधिकार होता है जो जनता खुद से ही खुद को देती है। जनता ने खुद ही तो संविधान का निर्माण किया। देखो, संविधान में पहला लेटर क्या है? हम भारत के लोग। तो संविधान का निर्माण भी हम ही ने किया। इसी संविधान में हमने अपने लिए कुछ अधिकार डाला, हमने अपने लिए कुछ पाबंदी डाली। अब इन दोनों का पालन भी कौन करेगा? हम जनता ही करेंगे। तो यानी कि सारा प्रोसेस तो हम ही ने रचा है। तो यही तो है अधिकार। तो आपको लगता है वो सिर्फ एक घोषणा मात्र होगा? नहीं ना। तो बस इसको शुरुआत कीजिए। कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले इस लाइन का ही खंडन करने से शुरू कीजिए कि भारत के संविधान में प्रदान किया गया मूल अधिकार एक घोषणा मात्र नहीं है, एक घोषणा मात्र नहीं है। यहीं से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के बहुमुखी विकास के लिए जरूरी है। इस पर लिखना थोड़ा सा बनता नहीं है, बहुत ख़राब लिखा है मैंने। जरूरी है, या क्या लिखेंगे कि बिना मूल अधिकार के एक बहुमुखी विकास संभव नहीं है। उसके बाद आप सारे मूल अधिकारों को लिखेंगे, फिर उस पर प्रतिबंध जो लगाए गए हैं उसको लिखेंगे। उसको क्या बोलेंगे? युक्त प्रतिबंध लगाया गया है, मतलब कि लॉजिक आधारित, तर्क के आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसे ही नहीं कोई मोदी जी कल को मुंह उठा के बोले कि हाँ भाई मित्रों, आज से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो समाप्त करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। वो शिवगामी बोलती थी बाहुबली में, वचन शासन, वैसा नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? ये मूल अधिकार सिर्फ घोषणा मात्र नहीं है। उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आएगा लड़ाई करने के लिए सरकार से, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आ जाएगा लड़ाई करने के लिए। फिर 1973 का मामला है केशवानंद भारती
वो भी मामला उठ के आ जाएगा कि हाँ भाई कैसे तुमने मूल अधिकारों का उल्लंघन कर दिया, बताओ जवाब दो। सरकार से पूछ लेगा झट से, या किसी व्यक्ति से भी पूछा जा सकता है। मूल अधिकार सरकार और व्यक्ति दोनों से हमारी रक्षा के लिए होता है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो व्यक्ति से रक्षा के लिए होता है, जैसे जो अस्पृश्यता के खिलाफ अपराध दिया, अस्पृश्यता के खिलाफ जो दिया गया है अधिकार, उसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी जाति के आधार पर अपमानित नहीं कर सकता है और उसको किसी काम करने से नहीं रोक सकता है। ये क्या है, ये तो व्यक्ति के खिलाफ भी है और राज्य के खिलाफ भी है, स्टेट के खिलाफ भी है। तो प्रतिबंध भी है। उसके बाद से प्रतिबंध अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको रोकने के लिए कौन कौन है और मूल अधिकार क्या होता है, बस इसमें यही तो बताना था। ये आंसर कंप्लीट हो गया। पॉलिटिक आंसर में हमेशा आर्टिकल को ज़रूर जगह दिया कीजिए। बिना आर्टिकल के लिखे, अनुच्छेदों को लिखे हुए पॉलिटिक आंसर कंप्लीट नहीं होते। क्या सारे आर्टिकल याद होने चाहिए? नहीं गुरु। पहला सेक्शन हो गया, भाग 1 हो गया, भाग 2 हो गया। भाग 1 हो गया आपका राज्य, भाग 2 हो गया नागरिकता, भाग 3 हो गया आपका मूल अधिकार, भाग 4 हो गया आपका डीपीएसपी, भाग 4 का क हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद से भाग 5 से आपका जो सेंटर की कार्यपालिका है, केंद्र की कार्यपालिका, वो शुरू हो जाते हैं। राष्ट्रपति जी आ जाते हैं आर्टिकल 52 से ही। उसके बाद राष्ट्रपति ख़त्म होते हैं। उसका सुप्रीम कोर्ट के बाद कहाँ पर 148 में कैग है, 147 तक सुप्रीम कोर्ट है, यही तो है ना। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा याद हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये आर्टिकल। भाग में बांट कर पढ़िएगा हमेशा आर्टिकल, कि केंद्र सरकार का आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है। 52 से शुरू होता है और कैग के बाद शायद समाप्त हो जाता है। 148 है कैग का, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फैक्ट थोड़ा सा मेरा खुद का ही गलत है। 148 तक कैग है, तो वहाँ तक आपको केंद्र सरकार का, आप इसी में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 121, 122 से शुरू हो जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले से आपका जो बाकी जो संसद है वो चलता रहता है। बजट वगैरह का आर्टिकल है पूरा। 117 में वित्त विधेयक का प्रावधान है, 110 में मनी बिल का है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बैठ के एक बार आर्टिकल याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, फिर उलझ के रह जाएंगे आप। लिखते लिखते, आंसर राइटिंग करते करते, बार बार रिवाइज करते करते चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएंगी। और भाग में बांट कर अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो एक अंदाज़ा भी लगा लेंगे आर्टिकल का, तो भी उतना चल जाएगा। अब मान लो किसी को 75 आर्टिकल नहीं पता होगा या 74 आर्टिकल नहीं पता होगा, तो क्या बोल सकते हैं, आर्टिकल 75 के आसपास या ऐसे ही कुछ बोल सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये वर्स्ट कंडीशन के लिए है। वर्स्ट कंडीशन जब आपको बिल्कुल ना याद हो। वैसे हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आर्टिकल बिल्कुल सटीक लिखने की एग्जामिनेशन में एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए, इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाइएगा। तो पॉलिटिक आंसर का यही फंडा है और कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का आंसर राइटिंग मेरे हिसाब से सबसे आसान आंसर राइटिंगों में से एक होता है। एक ही चीज़ इसके लिए चाहिए होता है, टर्मिनोलॉजी जिसका जितना मजबूत होगा, शब्दों की समझ जिसकी जितनी अच्छी होगी, इकोनॉमिक्स उसका उतना ही अच्छा हो जाएगा। अब जैसे किसी से पूछा गया कि हाँ भाई ये बताओ, कि उस दिन भी मैंने बताया था, फिर से मैं वही बताऊंगा, विकास वृद्धि वाला एक पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान सा है। विकास और वृद्धि में अंतर होता है। अगर आज तक नहीं पता होगा तो ज़रा जाके पता कीजिएगा, पढ़ाया हुआ है मैंने GS2 के लेक्चर में, तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि जीवन इतना आसान नहीं होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि नेशनल इनकम क्या होता है बताइए, नेशनल इनकम को किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, या नेशनल इनकम को ज्ञात करने में, नेशनल इनकम जिस विधि से निकाला जाता है, फैक्टर कॉस्ट विधि से या ग्रॉस वैल्यू एडिशन विधि से निकाला जाता है, तो इन विधियों में क्या क्या खामियां हैं इसके बारे में बताइए। तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा गुरु। पढ़ने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा इसको लिखना। लेकिन स्टैटिक पोर्शन से अभी तक आपके इकोनॉमिक्स में सवाल कम पूछे गए हैं। 68वीं का पेपर देख के पता चल जाएगा कि 69 का पेपर कैसा होगा। स्टैटिक से मेरे हिसाब से शॉर्ट आंसर में 1-2 सवाल पूछे जाएंगे। अधिकांश सवाल आपके बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करंट में जो कुछ चल रहा होता है उसी से रिलेट करके पूछा जाता है। कृषि, बेरोजगारी, गरीबी, ये जो सामाजिक मुद्दे हैं ना इकोनॉमिक्स के जुड़े हुए, उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके आंसर राइटिंग की एक ही खासियत होती है कि उसमें आपको आंकड़ों को समाहित करना पड़ता है। आंकड़े आपको पता होने चाहिए, थोड़े बहुत भी सही, लेकिन आंकड़े अगर 2-4 दिख रहे हैं आंसर में तो उतना अच्छा लगता है, पढ़ने वाले को भी, लिखने वाले को भी, चेक करने वाले को भी, सबको अच्छा लगता है। तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो आपको एक ही जगह से मिलता है, बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से। यहाँ से तैयार करेंगे। और इसके आंसर राइटिंग में हमेशा
टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखेंगे, कौन सा शब्द कहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग दिक्कत करते हैं जब इकोनॉमिक्स का आंसर लिखते हैं, वृद्धि विकास जहाँ तहाँ घुसे रहे होते हैं। वृद्धि कहाँ लिख रहे हैं, विकास कहाँ लिख रहे हैं, और समानता कहाँ यूज कर रहे हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि मैं तो आपको बोल दूंगा वाह क्या शानदार लिखा है, लेकिन एग्जाम में जब चेक करता है तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई भी चेक करता है, और वहाँ पर भी गोला मार के ऐसे काट देते हैं। बीपीएससी का कोई आरटीआई वाला कॉपी कभी यूट्यूब पर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं ये बारीकी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इकोनॉमिक्स के सवाल जैसे असमानता पूछे जाते हैं, उसमें गिनी गुणांक बना सकते हैं। गिनी गुणांक का ग्राफ बनाइए, या असमानता संबंधी कोई ग्राफ आता है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो उसको बनाइए। कुछ भी अगर कोई ग्राफ उसमें है अवेलेबल तो उसको बनाने से आपके अंक अधिक हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बहुत सारा कहानी सुन लिया, तब से बहुत देर सुन लिया। अब चलते हैं मॉडल आंसर, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। उसके बाद आप लोगों को एक सवाल दूंगा, मैं बिना डिस्कस किए हुए आज दूंगा मैं, क्योंकि उसको मैं बहुत पहले डिस्कस किया था, वो आपको लिखना पड़ेगा। देखो, एक स्टूडेंट ने कोशिश किया है, और कोशिश शानदार करते हैं। कोशिश कभी किसी का ख़राब नहीं होता। पहली बार में मुझे कोई कुछ भी लिख के भेजते हैं तो मैं उनको पूरे मन से चेक करके उनको बताता हूँ कि वाह बहुत सुंदर लिखा है, ऐसे ही अगली बार भी और अच्छा लिखना। तो वो लिख के फिर मुझे भेजते। यकीन मानो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना मेरे साथ, जिन्होंने पहली बार में 1 पेज मात्र लिखा था। 1 पेज लिखने में उनकी हालत ख़राब हो गई थी। आज वो 6 से 7 पेज निबंध लिख लेते हैं खुद से सोचकर। और मैक्सिमम बच्चे तो वो हैं जो ग्रुप में आंसर नहीं भेजते थे। वो थोड़ा सा उनको धाक होता था कि कैसे भेजे, इतना ख़राब आंसर है, ग्रुप में तो लोग अच्छा लिख रहे हैं। तो वैसे बच्चों को मेरे पास कॉपी आते हैं जो उनका बहुत सुधर गया है। इसलिए कोशिश अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं पूरा पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी तभी मैं लिखना शुरू करूँगा, तो थोड़ा सा वहाँ पर संभलने की आपको ज़रूरत है। ओके, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। ओके, पिछड़ेपन का क्या कारण है अपने बिहार का, यही पूछा गया है ना। इसमें कोई 30 मार्क खान वाला सवाल तो है नहीं। कीवर्ड्स को अगर बेसिक से करें, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय बतावें, यही तो लिखा है इन्होंने। बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, लेकिन आज वही बिहार कई तरह की समस्याओं का शिकार है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है। इतना भी अशांति नहीं, अपना बिहार तो शांत प्रदेश है यार, और भी ज़्यादा क्राइम होते हैं अलग अलग जगहों पर। ठीक है, अब भ्रष्टाचार तक रहने दीजिए, अशांति का वगैरह को काट दीजिए, थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है ज़्यादा। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। बिल्कुल इन्होंने पूरा भरास से लिखा है, दयनीय है। ठीक है, मैं मान लिया दयनीय है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण, आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। अब यहीं पर इन्होंने देखो, ये अपना इनका तरीका है और अच्छा तरीका है लिखने का, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ। कोई कैसे लिखता, कोई लिखता कारण ऐसे, जैसे मानो बताया, मेरे को 1 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। जैसे किसी कोई हेडिंग बनाता, कारण 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्रिएटिविटी के लिए कोई मनाही नहीं होती है, जैसे सुंदर से सजाकर लिखना लिखिए। ओके, अब इनका कारण पढ़ते हैं। आधारिक संरचना का अभाव, ठीक है भाई, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। किसी भी देश या राज्य के लिए आधारिक संरचनाओं यहाँ पर अच्छा इधर लिखा का होना ज़रूरी होता है, लेकिन बिहार इस मामले में काफ़ी पीछे है। लेकिन ये तो बताओ भाई साहब कि आधारिक संरचना होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल तो दो। बोलो सड़क कम है, या हवाई जहाज़ कम उड़ते हैं बिहार से, या पानी नहीं पहुंचता है, या अभी भी ग्रामीण एरिया में मोबाइल टावर नहीं है, या रेलगाड़ी की पहुंच नहीं है। क्या कौन सी आधारिक संरचना की बात कर रहे हैं, कुछ तो लिखिए। इनका पॉइंट यहाँ पर समाप्त हो गया है। आप जब लिखेंगे तो थोड़ा सा इसमें सुधार करके लिखेंगे। अगला है कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। पूरी तरह नहीं, बिहार की अर्थव्यवस्था अधिकांशतः कृषि पर आधारित है। पूरी तरह नहीं लिखना चाहिए था, फिर उसमें लिख दीजिए प्राइमरी सेक्टर में जितना कृषि का भाग है उसको लिख दीजिए। अंतर दिख रहा है आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या कह रहा हूँ। इसको मैं कॉपी को अगर वैसे ही चेक करके बताता तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत समझ में नहीं आती। यहाँ की अधिशेष जनता कृषि पर निर्भर है, बिल्कुल परफेक्ट लाइन लिखा है इन्होंने। लेकिन हमारी कृषि की हालत ठीक नहीं है, हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है।
क्या ये सिर्फ बोल देने से होगा? नहीं, आजकल सब कोई प्रूफ मांगते रहते हैं हर किसी से कि प्रूफ दिखाओ। कुछ भी बोलो तो बोलेगा प्रूफ दिखाओ। तो बताओ कि हमारी कृषि का कितना % योगदान है हमारे जीडीपी में, बिहार के जीडीपी में, और कितने % लोगों को जॉब देती है, ये भी बताओ। हमारी कृषि की उत्पादकता क्यों कम है, ये भी बताओ। कितनी ज़्यादा उत्पादकता है, हमारे जितना ज़मीन से कम ज़मीन लेकर बाकी राज्य कितना उत्पादन कर रहे हैं, हम क्यों उतना कम कर रहे हैं। समझ में आ गई? यानी कि 2-4 यहाँ पर आंकड़े वांकड़े लिख दो, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। बाढ़ तथा सूखे की स्थिति, हर साल कम या अधिक बाढ़ बिहार में आना तय होता है, जिसके कारण जान माल की काफ़ी क्षति होती है। फसल आवास बाढ़ में बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह विकास की स्थिति शून्य पर पहुंच जाता है। ठीक है भाई, मान लिया किस एरिया में बाढ़ आता है, थोड़ा सा एक मैप बनाया, बोलो यहाँ पर बाढ़ आती है, यहाँ पर सूखा आती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? खामी में ढूंढने की कोशिश करो। सबसे दुनिया में आसान काम होता है खामी ढूंढना। अब मैं वही करता रहता हूँ। औद्योगिक पिछड़ापन, किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास ज़रूरी होता है, पर बिहार की ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संख्या सभी झारखंड में चले गए। क्या लिखा है इन्होंने? इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य हो गई है। ठीक है, इन्होंने बोला कि हमारे सारे उद्योग धंधे झारखंड में चला गया, हमारे यहाँ इसका संख्या कम हो गया है। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। गरीबी, राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है, इस तरह बिहार पिछड़ा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कितना रुपया प्रति व्यक्ति आय है बिहार का, राष्ट्रीय औसत कितना है, लिखना चाहिए था ना। कुशल प्रशासन का अभाव, ठीक है, प्रशासन भी सारे चोर बोल दिया। पारदर्शिता का अभाव पिछड़ेपन के कारण बन गया है। आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान किया जाए, बिल्कुल कर दिया जाएगा। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पंजाब व हरियाणा के समान कार्य किए जाएं, बहुत अच्छा। औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए ताकि रोजगार के साधनों में भी वृद्धि हो, बहुत अच्छा। बिहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को क्या बोला है, निजी क्षेत्र उद्यमी को स्थापित करना चाहिए, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन बेटा निष्कर्ष कहाँ लिखा आपने? इन्होंने निष्कर्ष तो नहीं लिखा, इनको लिखना चाहिए था। इन्होंने अच्छा प्रयास किया। क्या किया? बहुत अच्छा प्रयास किया, वेल डन। हमेशा प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। कोशिश कितनी की है आपने, अच्छा बुरा तो लिखना सीख ही जाएंगे लिखते लिखते। आज का सवाल पर आ जाते हैं। 67वीं बीपीएससी के लिए आपको जो लिखना है, 67वीं बीपीएससी का ये सवाल है, 69 के लिए जो आपको लिखना है। यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थ हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। और जो मैंने बताया है खामी इस आंसर का, उन सब खामियों को छोड़कर कुछ तो सिखाने की मैंने कोशिश की ही है। ओके, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच आप सभी का।